कैसी कहानी है कि आप टेबल पर भी बैठ रहे हैं फिर लपड़ थप्पड़ भी मार रहे हैं? चाणक्य ने शुरू से ही कहा था कि भाई जब भरोसा नहीं है तो समझौता नहीं है। शाह के टाइम में भी उन्होंने बातचीत की थी न्यूक्लियर हथियार की, लेकिन इस बार तो उन्होंने बिल्कुल ठान लिया है कि हमें चाहिए, कुछ भी हो जाए हमें न्यूक्लियर बॉम्ब चाहिए, ये नॉन नेगोशिएबल। एमओयू में पहली चीज कि हम एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी रिस्पेक्ट करेंगे, और लेबनान की भी। क्यों भाई? हर मोर्चे लेबनान पर कहां से युद्धबंदी होगी, सीज फायर होगा हर मोर्चे पर। भाई? लेबनान का तुम्हारा क्या लेना देना? तुम समझौता करो, बोलो कि हम पीस एंड क्या सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी फिजी आइलैंड की इंश्योर करेंगे। अभी कुछ ही दिन तो हुए हैं, परसों बेंजामिन नेतन्याहू क्या बोला है? हम रहेंगे एज लॉन्ग एज नेसेसरी दक्षिण लेबनान में, हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर ये उसने कह दिया है तो फिर आपका एमओयू गया छोले खाने के लिए सर। इजराइल ने ट्रंप को वापस आने पर मजबूर कर दिया, या फिर ये महज एक दिखावा है कि दूसरी तरफ बैठक भी चल रही है और दूसरी तरफ आर्मी का प्रेशर भी लगातार बनाया रखना है? जब हम नेगोशिएशन करते हैं किसी के साथ तो हम मिलिट्री प्रेशर डालते हैं। इसका मतलब हम टेबल पर बैठ के आप और मैं बातचीत कर रहे हैं कि इसमें क्या होगा, इसमें आप मुझे मत टोको, मैं आपको नहीं टोकूंगा, ये वापस कर दो, वो वापस कर दो। लेकिन साथ में मेरी फौज भी खड़ी है आपके बॉर्डर पे कि अगर नहीं माना, तूने साइन नहीं किया तो मैं मारूंगा। तो ट्रंप साहब का ये आइडिया था मिलिट्री प्रेशर डालने के लिए जब डिप्लोमेटिक एक्टिविटी चल रही थी, लेकिन ईरान माना नहीं। अग्रीमेंट तो हो गया, किसी ने ठोकना पीटना बंद कर दिया। इजराइल का नाम ही नहीं है एमओयू में सर, सिर्फ ये था कि लेबनान पर हमला नहीं। इजराइल कहता तुम होते कौन हो? अब मैं बता देता हूँ जो मुझे खबर आई है, कुड्स फोर्स जो ईरान की है उसके कई नेता फंसे हुए हैं लेबनान में। मेरा अपना मानना है कि कुछ दूसरे कपड़े पहन के हिजबुल्लाह के भी कुछ लोग ईरानियन डेलीगेशन में मौजूद थे। पाकिस्तान ने तो संसद का सत्र बुला लिया, उसने कहा कि देखिए हमने कितनी बड़ी बात कर दी। अब क्या हुआ? ठोक रहे हैं तो अब क्या कर रहे हैं? अब तो वो पिंजरे वाली मुनिया है कहाँ? छुपा होगा कहीं। अब सुना है कि प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने कहा मैं भारत जा रहा हूँ। ओ मेरे चाचा, क्यों मुझे तक करने आ रहा है भाई? तू जाना इस्लामाबाद जा। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश ललित और आप देखना शुरू कर चुके हैं डीएनपी इंडिया, और हमारे साथ हैं भारत के बेटे दीपक वोरा सर। सर ने कहा था कि ये कहानी 48 घंटे भी नहीं चलनी है। सर ये कह के गए थे और मीटिंग छोड़ के सब एक दूसरे से स्विट्जरलैंड में भाग गए। जेडी वेंस से तो ईरानियन डेलीगेशन ने हाथ तक नहीं मिलाया, और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री ऐसे रिएक्शन दे रहा था जैसे क्या है कि महीनों की मेहनत है, दलाली लेनी है मकान मालिक से भी और किराएदार से भी, लेकिन दोनों पार्टी भाग गई, कमीशन डूब गया। और अब क्या है, मौजूदा हालत यह है कि लपड़ थप्पड़ चलना फिर शुरू हो गया है। मैं बात कर रहा हूं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ईरान, अमेरिका, इजराइल की। इजराइल लेबनान में मार ही रहा था, वो कह रहे थे कि जी लेबनान में सीज फायर कराओ। अब तो अमेरिका ने भी ठोकना शुरू कर दिया है। दीपक सर है हमारे साथ। ये कहानी है क्या सर? ये कैसी कहानी है कि आप टेबल पर भी बैठ रहे हैं फिर लपड़ थप्पड़ भी मार रहे हैं, फिर टेबल पर बैठ रहे हैं फिर लपड़ थप्पड़ मार रहे हैं? या तो मारिए या बैठिए, ये दोनों काम साथ चल रहा है। पाकिस्तान ने कहा कि हमने क्रैक कर दी है डील, वो डील तो फिर कल रात में फिर बम बारूद हो गया है दोनों ही तरफ से। सर चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छा लगता है जब आपसे बात करता हूँ हॉर्मुज के बाद। आपको मालूम 20 साल में उस इलाके में रहा हूँ, और जैसा आपने कहा है कि शुरू से ही आपको और मुझको डाउट था कि ये डील चलेगी, कि डील नहीं अग्रीमेंट एमओयू जो साइन किया था, क्योंकि एमओयू में कई ऐसे क्लॉजेस थे जो शुरू से ही वायलेट हो गए थे। ये कहा था एमओयू में कि भाई हम डायरेक्टली बातचीत करेंगे, यानी ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। वही पहला वायलेट हो गया, क्योंकि जिहादिस्तान और वो दूसरा तुर्की भी बीच में, और कतार भी कहता हमने मध्यस्थता करा दी। या जब उसमें अग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि कोई मध्यस्थता नहीं होगी तो फिर तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? सो ये तो पहली चीज थी उसमें। दूसरा सर, मेरे को लगता है कि जैसा चाणक्य ने शुरू से ही कहा था कि भाई जब भरोसा नहीं है तो समझौता नहीं है। अब मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे सर कि जो मिडिल ईस्ट में, मान लीजिए हॉर्मुज को फॉर अ मोमेंट भूल जाइए, जो शांति होगी वहां पर चाबी किसके पास है? इजराइल, ताला लगा किसके पास है सर? ये मैं इजराइल के आपसे पास।
हाँ, now you've answered the question. आपके, क्योंकि as I always say that you're one of our best journalists. देखिए, लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो इन्फ्लुएंस है वो तो अमेरिका कर रहा है, डिप्लोमेसी, मिलिट्री असिस्टेंट, लीवरेज उसकी रीजनल पार्टनर्स से थी वो यूनाइटेड स्टेट्स, फिर बाकी खिलाड़ी थे ईरान, सऊदी अरेबिया, तुर्की, कतार, जब सब भूल जाते हैं जो अभी आपने कहा है। वो जो आपने कहा है वो बिल्कुल सही है, वो है इजराइल जो चौकीदार है अमेरिका का वहां पर। आप जितना मर्जी कहते रहिए, बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप एक दूसरे को गाली देते हैं और ये करते हैं वो करते हैं, जूते मारते हैं, शैडो बॉक्सिंग का, सब कुछ ठीक है। इजराइल के बिना वहां पर अमेरिका की कोई अहमियत नहीं है, ऐसा अमेरिका कुछ नहीं कर सकता वहां। अब जो संयुक्त राष्ट्र संघ, नाम सुना आपने 80 साल पुरानी बुढ़िया की? याद है आपको? एक होती थी न्यूयॉर्क में, उसका नाम था उसको कहते थे किसी जमाने में संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस। याद है आपको सर? तो जब मैं छोटा था ना सर, जेब में पैसे नहीं थे तो हलवाई की दुकान में जाता था मिठाई खरीदने के लिए, तो शीशे में की अलमारी के अंदर पड़े रहे पैसे नहीं थे तो अपनी नाक दबा के शीशे में अंदर देखते थे क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ वही कर रहा है, कोई उसको पूछता नहीं है, कोई अहमियत नहीं है, कोई रोल नहीं है, बस वहां पे एक बुढ़ा है गटर गूं सवेरे, हमेशा मुझे यही लगता है, मैं सुबह देखता हूँ कि उसने क्या बोला है। अगर कहीं पे जंग हो रहा है तो उठता है सुबह सुबह, मुझे बहुत परेशानी हो रही है, फिर सो जाता है। फिर कहीं अगले दिन जंग उठता है, अपनी सेक्रेटरी से पूछा आज कहाँ जंग हो रहा है, कहते जी आज मॉरिटेनिया में। अच्छा, मैं बहुत परेशान हूँ, फिर सो जाता है। तो ये तो बिल्कुल आप भूल जाइए। सो इफ यू हैव अग्रीड सर, जैसा आपने अभी कहा है कि रियल खिलाड़ी वहां पर इजराइल है, तो फिर सर मेरे जैसे राजनीतिक जो कूटनीति प्रैक्टिशनर्स हैं, हम दरवाजा खोल सकते हैं, सरकार अग्रीमेंट या एमओयू कर सकती है, जो मध्यस्थता करने वाले हैं वो तनाव कम करते हैं, लेकिन क्या लोग और लीडर्स जो ग्राउंड पे हैं वो कॉम्प्रोमाइज एक्सेप्ट करेंगे? और क्या हमारे पास इंस्टीट्यूशंस हैं जो पॉलिटिकल चेंज को सरवाइव करते हैं? हमेशा सर, फिर से मैं दोहराता हूं कि चाबी तो बहुतों के पास है, छल्ला किसी एक के पास नहीं है एक्सेप्ट इजराइल। अब जो आपने कहा है कि मारना शुरू कर दिया क्योंकि ईरान ने पानी के जहाज पर, कार्गो शिप पे हमला किया, अमेरिका ने ठोकना शुरू कर दिया। और वो सिरिक जहां पर उनके रिएक्टर बना रहा था रूस, वहां पे रूसी काम करते थे, अमेरिका ने पहले कहा था कि हम इस कोस्टल रीजन में ठोकने वाले हैं, तुम रूसी टेक्नीशियंस को निकाल दो। ये थी डील, मेरा ख्याल $25 बिलियन की पिछले साल साइन की थी, वो 4 रिएक्टर बनाएगा, और ताकि जो कहते हैं लोग बहाना कि ईरान की जो डिपेंडेंस है तेल के ऊपर वो कम हो जाए, बकवास करते हैं। इतना तेल है उसके पास, गैस है, उसको न्यूक्लियर शक्ति की क्या जरूरत है सर? ये बकवास करते हैं, ये नैरेटिव बनाते हैं कि वो चाहता है ईरान ज्यादा तेल एक्सपोर्ट करे, किसको? अपने चाचा को। ज्यादा तेल एक्सपोर्ट करेगा तो उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे। ऑल दिस इज रबिश। वो जो यूरेनियम एनरिच कर रहा था वो परमाणु हथियार बनाने के लिए, सब 2 चीजें मैं आपको साफ साफ बता देता हूं। इराक जब मार पड़ी थी ना उसको, तो उसके विदेश मंत्री का नाम क्रिश्चियन था, उसका नाम था तारिक अजीज। कहीं मैं इनको मिला था, अब सब मैं बुढ़ा हो गया, याद नहीं है। उस समय मैं अमेरिका में था शायद, ये वहां आए थे या यूएई में मिले थे। और एक चीज इन्होंने कही थी कि अगर हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब होता, जॉर्ज बुश का बाप हम पे हमला नहीं कर सकता था। ईरान ने देख लिया था कि क्या हालत हुई थी इराक की। शाह के टाइम में भी उन्होंने बातचीत की थी न्यूक्लियर हथियार की, लेकिन इस बार तो उन्होंने बिल्कुल ठान लिया है कि हमें चाहिए, कुछ भी हो जाए हमें न्यूक्लियर बॉम्ब चाहिए, ये नॉन नेगोशिएबल। वो कहने के लिए पीसफुल एनर्जी, ये वो। सर 74 में क्या किया था मैंने? सर मैंने भी तो एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, न्यूक्लियर टेस्ट किया था। बाद में हम बकवास करते हैं पीएनई, पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, क्या रबिश। फिर बाद में हम डर गए, हम पे प्रेशर पड़ा, हमने न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाए, नहीं तो हम उस वक्त बना सकते थे। अब वो जब फाइल्स हैं मेरे मंत्रालय में, प्रधानमंत्री के दफ्तर में, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में, जब वो डीक्लासिफाइंग होंगी तो फिर इसका इतिहास लिखा जाएगा, कितना दबाव हम पे था। हमारी इकोनॉमी तगड़ी नहीं थी सब, बांग्लादेश की लड़ाई हुई थी, शरणार्थी बैठे हुए थे, वी कुड नॉट अफोर्ड इट, वी कुड नॉट अफोर्ड सैंक्शंस। हम चुप कर गए, ठीक है यार जाने दो इसको, लेट इट गो, हम पीसफुल न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट कह देंगे, आइसोटोप्स बना देंगे मेडिसिन में यूज करके, सो वी स्टॉप। बट ईरान इज डिट, वही जो बहाने हमने किए थे ना, पीसफुल रेडियो आइसोटोप्स, मेडिसिन के लिए, रिसर्च के लिए, वो सब कुछ वही कह रहा है। मेरा ख्याल हमारी स्टेटमेंट लेके उसको रिपीट कर रहा है।
लेकिन सच्चाई ये है, जब 60-65% ले जाते हैं, आपके सामने लक्ष्य एक ही है, न्यूक्लियर बॉम्ब। सर, दुनिया जो मर्जी कहे, अपॉलॉजिस्ट फॉर ईरान जो मर्जी कहें, वो चाहता है, वो क्या है, मेरा लक्ष्य है, क्या था हमारा वो ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस, बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था, होम रूल को वो क्या कहते, पूर्ण स्वराज मेरा मेरा लक्ष्य है और मैं उसे हासिल करूंगा। इनके लिए न्यूक्लियर बॉम्ब उसका लक्ष्य है, और वो लेके रहेगा सर, जितना मर्जी आप इसके ऊपर बहस करते रहिए। तो अब जो हमने बातचीत की है कि उसमें ये भी चीज थी कि जो एमओयू में पहली चीज कि हम एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी रिस्पेक्ट करेंगे, और लेबनान की भी। क्यों भाई? हर मोर्चे लेबनान पर कहां से युद्धबंदी होगी, सीज फायर होगा हर मोर्चे पर। और फिर ये बोला ना कि वी विल इंश्योर द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ हाँ, लेबनान। भाई यस, लेबनान का तुम्हारा क्या लेना देना? तुम समझौता करो, बोलो कि हम पीस एंड क्या सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी फिजी आइलैंड की इंश्योर करेंगे, या कैमरून की करेंगे। ये क्या मतलब है भाई? अब मेरा ये मानना है, हमास को तो ठोक दिया इसराइल ने, हूथी जो है उन पे ईरान डिपेंड नहीं कर सकता, क्योंकि अब उनके पास हथियार पहुंचाना भी मुश्किल हो गया। तो इसका क्या मतलब है सर? मेरा मानना है कि इसका मतलब ये है, लेबनान में उसकी कुड्स फोर्स के, ईरान के जो है कुछ उसके लीडर्स फंसे हुए हैं, और इजराइल उनको ठोकता जा रहा है, वो वहां से बाहर नहीं निकल पा रहे। क्योंकि अभी कुछ ही दिन तो हुए हैं, परसों बेंजामिन नेतन्याहू क्या बोला है, हम रहेंगे एज लॉन्ग एज नेसेसरी दक्षिण लेबनान में, हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर ये उसने कह दिया है, तो फिर आपका एमओयू गया छोले खाने के लिए सर। फिर आप उसके क्लॉजेस देखिए ना, क्लॉज बाय क्लॉज, कि हम एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को भी रिस्पेक्ट करेंगे, इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। और ईरान कौन सा इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर कर रहा है अमेरिका के, और फिर बोले थे कि इमीडिएट रीओपनिंग ऑफ हॉर्मुज, वो तो खोल दिया था ईरान ने, पर और अमेरिका को बोला कि तू एकदम से जो है वो जो एसेट्स वगैरह हैं वो हमारे जो आपने ब्लॉक कर रखे हैं उसके बारे में भी काम कर। अमेरिका ने कुछ किया नहीं, बल्कि ट्रम्प साहब ने एक पोस्ट कर दिया कि भाई देखो, वो तेल तो अपना बेच सकता है। सर, इसमें मैं आपको एक कहानी और बताना चाहता हूँ, बताइए, तेल तो अपना बेच सकता है, लेकिन जो पैसा है, जैसा इराक के साथ है, शुरू में पता कहाँ रखा गया था? फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, इराक का पैसा। और कंट्रोल किस पे था? कौन कंट्रोल करता था? एक देश है, उसका नाम सुना होगा, उसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स। वो कंट्रोल करता था, रखा। तेल इराक का खरीदार प्रकाश ललित साहब है, लेकिन जो डॉलर है वो जाएंगे और रहेंगे अमेरिका। यानी वहां अब पर ईरान के साथ, अमेरिकी कंपनियां ही तेल निकालेंगी, अमेरिकी कंपनियां ही बेचेंगी, और थैंक फिर यू, थैंक यू। अब सर, इसमें एक मजेदार, आई डोंट नो इफ आई हैव एवर स्पोकन टू यू, ये यूनाइटेड कमर्शियल बैंक की कहानी आपसे कभी मैंने जिक्र किया इसका? मुझे याद नहीं है, नहीं, तो मैं बताता हूँ सर। एक मैं पॉडकास्ट में था, तो कोई ईरानियन मुल्ला, भारतीय मूल का, देखो जी हमने तो इतना अच्छा किया, हमने तो आपके बैंक की भी मदद कर दी थी। अच्छा, तो सर कहानी सच्ची मैं आपको बताता हूँ क्या है। ये बात है, मेरा ख्याल पहली बार प्रतिबंध कब लगे थे? 2012 में। मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ सर, कब थे वो, आपको याद है सर? पहले अमेरिका ने कब लगाए थे ईरान पर प्रतिबंध? क्या ईरान के ऊपर? हाँ सर। सर वही 2011-12 में 2011-12 में लगे थे, पहला और सेक्शन। हम उस समय में तेल खरीद रहे थे ईरान से, और हाँ, हमें पहले तो वेवर लेते मिला ही था थे कुछ सर। देर के लिए, लेते थे, हाँ, और हमें कुछ देर के लिए वेवर मिला था। लेकिन सर, ये मैंने अपनी जिंदगी में भी देखा है, ये एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। जब मैं सूडान में आपका राजदूत था, फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों को पेमेंट आती थी ना दिल्ली से, तनख्वाह वगैरह देने की, लोग वो डॉलर में आती थी। अब सूडान पर प्रतिबंध थे, तो क्या होता था, जो जहां देखा, किसी भी बैंक से आप भेज दीजिए, जहां अमेरिकन और ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल, तो उसने जहां देखा कि भाई डॉलर और सूडान, वो डॉलर हड़प कर देता था, वापस भी नहीं करता था, ऐसे कमीने हैं। तो फिर हम लोग क्या करते थे, किसी ऑफिसर को भेजते थे, जब भाई कैश में लेके आ, तो हम बांटते थे, क्योंकि ऑनलाइन सर, थ्रू दी स्विफ्ट इंटरबैंक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो नहीं कर पाते थे। अब क्या होता है सर, हमें वेवर मिला हुआ है कि आप खरीदिए ईरान का तेल, हम खरीद रहे हैं। अब पैसे कैसे देंगे सर? आप डॉलर में देंगे तो अमेरिका हड़प कर लेगा। एक तरफ तो आपने मुझे वेवर दे दिया है, वेवर का मतलब आप खरीद सकते हो, आपने कुछ नहीं कहा पेमेंट कैसे होगी।
समझ गए सर? अगर मैं डॉलर में पेमेंट करता हूं, अगर मैं न्यूयॉर्क के किसी बैंक में या फ्रांस के किसी बैंक में या जापान के किसी बैंक में डाल देता हूं कि भाई ये ईरान के लिए, वो अमेरिका का जो चाचा बैठा है चौकीदार बोलेगा ईरान डॉलर, डॉलर खत्म करो, खींच लो डॉलर को, किसी को डॉलर नहीं हम देंगे। ये कहानी है सच्चाई। तो फिर क्या होता है 2012 में हमें वो मिलता है वेवर। अब डॉलर तो हम दे नहीं सकते, तो क्या करेंगे सर? रुपए खर्च करेंगे हम, क्योंकि हमारी रिफाइनरीज को ईरानियन ऑयल चाहिए था, हम उस पर निर्भर थे काफी हद तक, कुछ रिफाइनरीज। अब तेल खरीद रहे हैं तो आप रुपए में पेमेंट करने को तैयार हो, डॉलर आप दे नहीं सकते, यूरो आप दे नहीं सकते, कुछ और आप दे नहीं सकते। तो फिर क्या हुआ सर कि एक कोलकाता में बैंक है, छोटा सा बैंक था, है सरकारी बैंक, उसको यूनाइटेड कमर्शियल बैंक कहते हैं, नाम सुना है आपने, यूको बैंक। वो मर रहा था उस समय, सबसे कमजोर बैंक था। लेकिन अगर जो रुपए हैं, जो ईरान का माल आप खरीद रहे हैं, अगर वो ऐसे बैंक में चला जाता है जिसकी शाखा अमेरिका में, अमेरिका उन पर प्रतिबंध लगा देगा। उसने कहा कि स्विफ्ट, द सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, स्विट्जरलैंड में है, स्विफ्ट कहते हैं, उससे एक्सक्लूडेड है ईरान, कोई ट्रांसफर नहीं होगी। अब कोई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या इंडियन ओवरसीज बैंक या कोई दूसरा सरकारी बैंक कहे, पंजाब नेशनल बैंक है, ठीक है मैं ले लेता हूं डॉलर, उसकी जो शाखा अमेरिका में है, यूरोप में है, खटाक उसको बंद कर देंगे। तो फाइनली क्या हुआ सर, एक रूपी ट्रेड मैकेनिज्म बना। बड़ी मजेदार बात है, वो लोग रुपए देते थे, यूको बैंक में रखे जाते थे, $7 बिलियन तक पहुंच गया था, और फिर ईरान उससे चावल और दाल और आटा और दवाइयां और मशीनरी और ये वो लेता था। ये बार्टर ट्रेड हो गया था। तो यूको बैंक को ईरान ने बचाया नहीं, हमने उसकी मदद की। चल भाई, यूको बैंक क्यों? क्योंकि यूको बैंक की कोई ब्रांचेस नहीं थी ओवरसीज, इतना छोटा सा बैंक था, कमजोर। समझ रहे सर मैं क्या बोल रहा हूँ? तो मैं दूसरी इमेज देख रहा था इसीलिए। तो क्या हुआ सर, फिर वो यूको बैंक की बात हुई, वो करते रहे, और उसके बाद अल्टीमेटली ये रूपी ट्रेड मैकेनिज्म 2019 में फिर अमेरिका ने कहा भाई अब और कोई वेवर नहीं है, खत्म करिए, तो खत्म हो गया सारा कुछ। तो ये कहानी है यूको बैंक, किस तरह से हमने उनकी मदद की। और उस समय जो यूको बैंक का चेयरमैन था, बाद में उसने ये बयान भी दिया था कि हम तो मर रहे थे, ये ट्रेड डील जो थी रूपी में, इसने हमें बचा दिया। चलिए ये कहानी खत्म हो गई। अब मजेदार चीज आज ये है कि मैं सवाल ये पूछता हूँ, व्हाट नेक्स्ट? क्या होने वाला है सर? ये अब आप सोचिए इसको और मुझे बताइए। सर कि बतौर डिप्लोमेट एक बिल्कुल चीज नहीं है। बताइए, एक चीज दर्शकों को समझाइए कि पंचायत भी चल रही है, 14-15 शर्तें भी दे रहे हैं, पूरा बैठक भी हो रहा है, सब लोग एक दूसरे से मिल भी रहे हैं, ट्रंप ने साइन भी कर दिया, बोला 60 दिन हम लोग ये अलग अलग विषयों पे बातचीत करेंगे, फिलहाल सीज फायर रहे। इजराइल माना नहीं, इजराइल पहले दिन से कह रहा है कि जी हम हमारी सुरक्षा से कोई वो नहीं करेंगे, और वो लेबनान में मारता ही रहा। ट्रंप ने ये भी दिखाया कि वो इजराइल से बेहद नाराज हैं। अब वापस ट्रंप ही ईरान को मार रहे हैं। ये क्या इजराइल ने ट्रंप को वापस आने पर मजबूर कर दिया, या फिर ये महज एक दिखावा है कि दूसरी तरफ बैठक भी चल रही है और दूसरी तरफ आर्मी का प्रेशर भी लगातार बनाया रखना है? मैं आपको बताता हूँ सर, जब हम नेगोशिएशन करते हैं किसी के साथ तो हम मिलिट्री प्रेशर डालते हैं। इसका मतलब हम टेबल पे बैठ के आप और मैं बातचीत कर रहे हैं कि इसमें क्या होगा, इसमें आप मुझे मत ठोको, मैं आपको नहीं ठोकूंगा, ये वापस कर दो, वो वापस कर दो। लेकिन साथ में मेरी फौज भी खड़ी है आपके बॉर्डर पे कि अगर नहीं माना, तूने साइन नहीं किया तो मैं मारूंगा। तो ट्रंप साहब का ये आइडिया था मिलिट्री प्रेशर डालने के लिए जब डिप्लोमेटिक एक्टिविटी चल रही थी, लेकिन ईरान माना नहीं। अग्रीमेंट तो हो गया, किसी ने ठोकना पीटना बंद कर दिया। इजराइल का नाम ही नहीं है एमओयू में सर, सिर्फ ये था कि लेबनान पर हमला नहीं हो। इजराइल कहता तुम होते कौन हो? अब मैं बता देता हूं जो मुझे खबर आई है, कुड्स फोर्स जो ईरान की है, उसके कई नेता फंसे हुए हैं लेबनान में, बहुत सारे उसके कमांडर्स। इजराइल उनको बाहर नहीं जाने का, कहता मैं मारूंगा इनको। तो ईरान इसलिए फटफड़ा रहा है कि मेरे लोगों को वापस करो। इसकी बात में नॉर्मली लोग ज्यादा बात नहीं इसकी करते, दिस इज द रियलिटी। अदरवाइज लेबनान में क्या क्या आपके मर्दों ने सबकी पत्नियां लेबनीज हैं क्या? क्या बात है, क्या आपका इंटरेस्ट है वहां पर? मैं कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे कि अल्टीमेटली ये क्यों लेबनान के पीछे पड़े हुए।
भाई मैं ये समझ सकता हूं कि आप जो है लेबनान का नाम ही ना लो एमओयू में। आप देखिए पहला क्लॉज क्या है सर? पहला क्लॉज एमओयू का आपके पास है ना सर? तो आपने पढ़ा सर होगा कि पहला क्लॉज तो कंठस्थ याद है। पहला क्लॉज ये था, अमेरिका और ईरान और उनके सहयोगी हर मोर्चे पर सीज फायर करेंगे, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग लेबनान। लेबनान। यस। और फिर वो अखंडता पर एक दूसरे की अखंडता पर भरोसा करेंगे और लेबनान की अखंडता पर संप्रभुता, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी ऑफ लेबनान। ये क्यों भाई? अमेरिका को तो कोई इंटरेस्ट नहीं था, इजराइल को कोई इंटरेस्ट नहीं था, भारत को कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये क्यों आप लाते? ये मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या अमेरिका को इतना प्यार है लेबनान से? क्या लेबनान के इतने सारे लोग बैठे हैं? क्या अमेरिकन इतने सारे? नो नो नो, ये तो ईरान ने इंसिस्ट किया हर चीज पे, लेबनान लेबनान लेबनान। जैसे हमारा पड़ोसी एक है जिहादिस्तान, जो हर चीज में कश्मीर कश्मीर का आजकल तो नहीं बोलता क्योंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में भी ठुक रहा है, वहां पे भी बगावत शुरू हो गई। सो अल्टीमेटली जब आप ज्यादा बकवास करते हो, और सर टाइम आ रहा है, मेरा अपना मानना है, मैंने आपको बताया कि ईरान की कुछ फोर्स के कुछ कमांडर्स फंसे हुए हैं। दूसरी चीज, हिजबुल्लाह को आपने समर्थन नहीं दिया क्योंकि हमास तो अब खत्म हो गया है, हुती भी अपना अग्रीमेंट कर लेंगे किसी के साथ, हिजबुल्लाह बचता है। और अगर आपने उसका समर्थन नहीं किया सर, जो हैवान आपने पैदा किया वो आपको डसेगा। ईरान इससे बहुत घबरा रहा है, तो हर चीज में हिजबुल्लाह से पूछे बिना वो कोई डिस्कशन नहीं करता। मेरा अपना मानना है कि कोई दूसरे कपड़े पहन के हिजबुल्लाह के भी कुछ लोग ईरानियन डेलीगेशन में मौजूद थे जब ये स्विट्जरलैंड में बातचीत हो रही थी। फिर ये बोला कि जो मैंने आपको बताया ना, इमीडिएट रीओपनिंग, वो तो हो गया। देन वी विल फैसिलिटेट कि आपके जो एसेट्स हैं जो हमने फ्रीज कर रखे हैं वो हमको ले, और फिर एनी वायोलेशन ऑफ दिस एमओयू, इसका मतलब है कि सारे जो हमने साधन प्रयोग किया था जिनका, इंक्लूडिंग बमबारी, वो फिर शुरू हो जाएंगे। अब मुझे आप बताइए कि इसका मतलब, और फिर ये जो एमओयू हम साइन कर रहे हैं, जो फाइनल कॉम्प्रिहेंसिव अग्रीमेंट अभी नेगोशिएट करेंगे, उस पर इसका कोई असर नहीं होगा। सो सर सर दिस, पाकिस्तान ने तो संसद का सत्र बुला लिया, उसने कहा कि देखिए हमने कितनी बड़ी बात कर दी। अब क्या हुआ फिर? शहबाज ठोक शरीफ रहे हैं तो ने। अब क्या कर रहे हैं? अब तो वो पिंजड़ी वाली मुनिया है कहाँ? छुपा होगा कहीं। वो खबर भी आ रही थी सर स्विट्जरलैंड में उसको ये इजराइल लग रहा वाले है कि उसको मार। मोसाद वाले उसको ढूंढ रहे हैं, तो वो थोड़ा बंकर में। अच्छा हाँ, वो खबर आई थी कि स्विट्जरलैंड में मार देंगे। अरे मारना हो उसको तो मार देते, उसमें कौन बड़ी बात है? हमें बता दो कहाँ छुपा हुआ, हम जाके दो चार बम फेंक आते, अज्ञात लोग जाके उसको उड़ा देंगे। ये तो आपको पता ही है। सर बेसिकली आपसे जो हम बात करते रहे, ये आपका भी असेसमेंट था कि ये एमओयू चलेगा नहीं। मैंने अपने 53 साल की कूटनीति में बहुत से ऐसे एग्रीमेंट्स देखे हैं, स्याही सूखती नहीं है बमबारी पे। शुरू सुडान दक्षिण सुडान के बीच में मैंने कम से कम 10-12 ऐसे अग्रीमेंट, मैं टेबल पे बैठा हूँ, दोनों भरोसा कर देते, एम्बेसडर आप जरा बताइए क्या करना है। अच्छा आप विटनेस करिए, साइनिंग हो गई, उसकी वो ब्लॉटिंग पेपर नहीं लगाते, स्याही से करते थे, वो ब्लॉटिंग पेपर लगा के सूख जाए। और जैसे हम वो कर रहे हैं और शैंपेन की बोतल खोली, वाह वाह, पीछे से डिशुम, डिशुम, लोग भागे आते, सर जंग फिर शुरू हो गई है। अभी तो हमने अग्रीमेंट साइन किया 10 सेकंड पहले वो शुरू हो गया वहां। सो यही सिमिलर चीज मैं देख रहा हूं इस समय ईरान के साथ हो रही है। सो टू सम इट अप सर, बॉटम लाइन ये है कि अमेरिका बता रहा है कि टाइगर, तू सोचता है मैं हार गया, तू फुदकता है, तू मुझे गाली देता है, तू कहता है, और जितने मैं भारतीय मूल के मूल्य आते हैं टेलीविजन पर, इजराइल को जीने का हक नहीं है, वो ये है, वो ये है, वो कमीना है, बदमाश। यार तुम लोग क्यों इजराइल के पीछे पड़े हुए? ईरान की समस्या क्या है मिडिल ईस्ट में? सब मुझे आप समझाइए, मैं अभी तक नहीं समझ पाया। कि यहूदियों को जीने का अधिकार, ये तो समस्या नहीं हो सकती। तो क्या आपकी समस्या है? कि इजराइल चट्टान बन के खड़ा है, आप वहां पर हुकूमत बनाना, फिर कई बहुत पढ़े लिखे जो एंटी ट्रंप है, जी इसके बाद ट्रंप आ गया, अब ईरान सब पे कब्जा करेगा। अबे दिमाग खराब है, गधे हैं, इनको जानकारी नहीं है। ये वो मुल्ला ने कहा होगा बना दो और मेरे को उसका चेयरमैन बना दो। जैसे एक बनी थी अरब एंटी टेररिज्म फोर्स, पाकिस्तान का कोई फॉर्मर आर्मी चीफ रहील शरीफ या बदमाश उसका नाम था, वो वहां बैठा हुआ सऊदी अरेबिया में, खूब पैसे मिलते हैं, खूब शराब पीता है, खूब नौटंकी करता है, लेकिन वो फोर्स बनी नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। सो बेसिकली ईरान की जो समस्या है, माइंडसेट जब तक नहीं बदलेंगे, मानसिकता नहीं बदलेगी, कुछ नहीं होने वाला। यही चीज जिहादिस्तान की है। सर आप जितना मर्जी हमारे ज्ञानी
ध्यानी लोगों को बुला लीजिए, विशेषज्ञों को, हमको जी एंगेज करना चाहिए, ये करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए उस देश। और यार वहां के लोग दिल से पूछो उनको, तुम क्या चाहते हैं? बोले भारत को बर्बाद करना। और वहां के बच्चा बच्चा ये कहता है कि भाई मुझे भारत को बर्बाद करना, मेरा तो जन्म इसीलिए हुआ। सर फॉरगेट अबाउट इट, आगे मैं क्या कर सकता हूँ उसके साथ? सिर्फ यही है कि अपनी ताकत और बढ़ाता जाऊं, लेकिन वो पंगा लेने से बाज नहीं आएगा सर। लोग कहते हैं वहां के छोटे बच्चे, नहीं सर, जो डायस्पोरा है, जो विदेशों में है, वो अपने आप से पूछें कि 80 साल में हमें मिला क्या है? जीरो। ईरान के लोग भी यही पूछ रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है? जीरो। कुर्बानी 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 देते रहे, मिला क्या है मुझे? मैं तो नेता नहीं बना हूं मिडिल ईस्ट में, बल्कि लोग थूकते हैं मुझ पर मिडिल ईस्ट में। सो सर, टू बिगिन टू एंड दिस पार्ट ऑफ आवर कॉन्वर्सेशन, खत्म कर दीजिएगा सर। कुछ नहीं है। जो पार्टी हुई थी, आपने जो आप वहां सेलिब्रेट कर रहे थे, आपने इजराइल को बुलाया नहीं था। बारात आ गई, दूल्हा नहीं था सर। तो सर ने बोला कि बड़ा अच्छा हो गया, ये हो गया, ठीक हो गया है, और सब लोगों ने कहा मजा आ गया, मजा आ गया। कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। मेरे जो अमेरिका में दोस्त हैं, रिटायर्ड सेनेटर्स, कांग्रेसमैन, पॉलिटिशियन, कहने के कुछ नहीं होने वाला है। सो ये है सर। अब आप बताइए नेक्स्ट हमें क्या करना है? सर तो नहीं, जैसे इस पूरे सिनारियो में जिस तरीके से पाकिस्तान इन्वॉल्व था, ये तो पहले दिन से भाई वही बात जो हम लोग पहले भी कह चुके हैं। दीपक सर किसी पंचायत को करेंगे तो लोग मानेंगे कि हाँ जी दीपक जी हैं तो बात सीरियस है, और गली नुक्कड़ पर खड़ा किसी को खड़ा कर लें हम उस पंचायत में जिसकी कोई हैसियत नहीं, वो उसका काम ही आने वाले जाने वाले पे कुछ भी बोलना, कुछ भी कहना है। पाकिस्तान की दुनिया में क्या हैसियत है? और वो कुछ नहीं अगर पंचायत कर रहा है ईरान और अमेरिका की, और वो कह रहा है कि हमने क्रैक कर दिया है, अपनी आवाम सर, को बता रहा है कि जिस दुनिया मुस्लिम वो वर्ल्ड में। अपनी आवाम, नहीं सर, वो उसकी आवाम के लिए ना, बाकी कोई भरोसा नहीं करता। सिर्फ जहां पैसे पूछे थे, उसने तो बहुत बढ़िया कंपनी हायर कर रखी है अमेरिका में, उनको लॉबिंग ग्रुप कहते हैं, जो उसकी उसके बारे में आर्टिकल्स लगवाता है, लोगों को पैसा देता है। बड़े अच्छा देश है। आपको याद होगा ये पिंजरे वाली मुनिया, मुन्नी भाई, ये बेवकूफ मार्शल ने पिछले साल अमेरिका में कहा था, कुछ ओवरसीज पाकिस्तानी से बात कर रहा था कि अगर हम डूबेंगे सनम तो तेरे को भी साथ ले डूबेंगे, आधी दुनिया को हम अपने साथ डुबो देंगे, कहा था ना उसने सर। कहने का ये मतलब क्या है कि भाई मेरी इज्जत करो, मेरे पास परमाणु हथियार हैं, आप मेरी बात अगर नहीं सुनोगी तो मैं ठोकूंगा सारी दुनिया को, आधी दुनिया को ले डूबूंगा। कहने का मतलब है यूरोप से कि बाज आ जाओ टाइगर लोग, नहीं तो मैं आ रहा हूं न्यूक्लियर बॉम्ब पे। गधा है, गधा है, गधा है। सो इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं कि आपसे इतना ही कहना है कि अभी अभी जो मेरे पास खबर आ रही है वही देख रहा था, बार बार फोन आ रहा है। अब सुना है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब ने कहा मैं भारत जा रहा हूं। ओ मेरे चाचा, क्यों मुझे तक करने आ रहा है भाई? तू जाना, इस्लामाबाद जा, वहां पर होगा, तो तब तो मजा आता है। एंड देन वील सी व्हाट हैपेंस सर। मेरा अपना मानना है कि दीपक सर, ये ये नॉन पूरा स्टॉप। ड्रामा क्या कहीं इसलिए भी है क्या? एक किन्हीं से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि ये सब कुछ क्या इसलिए भी है क्या कि ये जो डॉलर के खिलाफ दुनिया भर में एक माहौल बन रहा था, ब्रिक्स करेंसी की बात हो रही थी, बकायदा एक बैंक भी खुल गया, ये पूरा खेल उसलिए भी है क्या कि डॉलर के लीगलाइजेशन को जो संकट में डाल रहे थे कुछ लोग, उसके लिए अमेरिका ने दुनिया में एक संकट खड़ा कर दिया, और ऑयल इतना पंप कर देगा वो मार्केट में कि ऑयल की क्राइसिस भी नहीं आने देगा, और डॉलर लीगल बना रहेगा हमेशा से दुनिया की नजर में। सर डॉलर को कौन हटाएगा सर? बिल्ली के गले में घंटी पहले बांधने प्रकाश ललित साहब जाएंगे या दीपक बोरा? हमने तो साफ कह दिया था कि हम डी डॉलराइजेशन के हक में नहीं है। ब्रिक्स करेंसी गई अमृतसर आकर तो कोई बात नहीं करता। चीन फुदक रहा था। चीन में औकात है कि डॉलर से पंगा ले? रूस में औकात है, सऊदी अरेबिया में औकात है, भूटान में है, नेपाल में है, श्रीलंका में है, किसी में नहीं है। ये तो कहने की बात है। हमारे जो कभी जो कूटनीति समझते नहीं वो ऐसी एनालिसिस देते हैं। मेरी बात मान लीजिएगा सर, इसमें कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं। सो रियलिटी ये है, अमेरिका चौधरी है, उसकी चौधराहट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ठीक है, और चौधरी साहब ने फिर से और अगर मानसिक। ट्रम्प साहब यहाँ आ रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, आ जाओ, खुशामदीद। क्या करने आ रहे बहुत हैं? बहुत शुक्रिया दीपक सर, बहुत बहुत धन्यवाद नहीं, हमारे साथ वकील जुड़ने साहब, के लिए। सर ट्रम्प से जी पूछने लगा मैकडोनल्ड से क्या ट्रेड डील साइन करने आ रहा है?
क्यों आ रहा है यहाँ पर? इस्लामाबाद क्यों नहीं जा रहा? वो तो तेरा ट्रेड डील डार्लिंग है आपने फील्ड अटका मार्शल। दिया है ना, अब क्या करेगा? फील्ड मार्शल का तो बैंड ट्रेड बज गया। ट्रेड डील आपने अटका के रखा हुआ है। तो क्या करेगा इधर आके? चलिए आने दीजिए उसको, देखते हैं, निपट लेंगे उससे। राइट थैंक यू सर, सर। थैंक यू वेरी सर मच, जय हिंद। बहुत अच्छा लगा। जय हिंद बेटा, थैंक यू जय सर। हिंद। थैंक यू।